बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक और सेशन के साथ वालेकुम। मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वैसे तो हम सोशल इश्यूज के ऊपर बात करते हैं, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो लाइफ जर्नी के हवाले से है। टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए मैम अरीफा सरवर हमारे साथ मौजूद है। मैम अरीफा सरवर एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं और बहुत अच्छी एक उनकी लाइफ जर्नी है। आज हम उनकी लाइफ जर्नी के बारे में बात करेंगे कि उन्होंने यहाँ तक जो सफ़र अपना किया, अपनी ज़िंदगी का सफ़र किया, वो किस तरह किया, साइकोलॉजिस्ट बनी और बाकी जो इनके दूसरे पैशंस हैं या जो प्रोफेशंस हैं उनके बारे में बात करेंगे। मैम आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक़्त निकाला और हमारे इस सेशन को शान बख्शी। जी, वालेकुम अस्सलाम सर। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने अपने प्लेटफ़ॉर्म को प्रोवाइड किया मुझे कि मैं अपनी लाइफ़ जर्नी जो है वो आपके साथ, आपकी ऑडियंस के साथ और हम सबकी ऑडियंस के साथ जो है वो मैं शेयर कर सकूँ। जी मैम, सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैम आपका जो पैदाइश है वो कहाँ की है और आपकी जो इनिशियल एजुकेशन है वो कहाँ की है, थोड़े से इसके बारे में अगर बताना चाहें। मेरी पैदाइश कराची की है। मैं 11 जून को कराची में पैदा हुई थी और जो है वो मेरा जो इनिशियल स्टडीज़ हैं वो मेरी हरूनाबाद की है और उसके बाद अगर सही तरीके से कहा जाए तो प्रॉपरली जो स्टडी है वो मेरी है बहावलपुर से। मैंने ऑनवर्ड 3 क्लास से लेकर अपनी मास्टर्स की एजुकेशन तक जो है वो मैंने इसका जो है बहावलपुर से स्टडी कंप्लीट की है। जी मैम, तो आप का ये जो साइकोलॉजी का ये जो एक सफ़र है ये कैसा रहा और साइकोलॉजी में आने का आप मतलब आप क्यों साइकोलॉजी में, साइकोलॉजी ही क्यों आपने चूज। जी, मैंने साइकोलॉजी की फ़ील्ड जो है वो कह सकते हैं कि इत्तेफ़ाक़न चूज़ किया है क्योंकि मैं जो है बीएससी की थी मैंने बॉटनी, ज़ूलॉजी और केमिस्ट्री में, तो मुझे बॉटनी में बहुत इंटरेस्ट था। तो जब मैं एडमिशन लेने गई थी तब कोविड चल रहा था और जब तक मुझे एडमिशन्स का पता चला और मैंने जाके अपना एडमिशन लिया तो सिर्फ़ एक साइकोलॉजी ही साइंस फ़ील्ड थी जो बच गई थी जिसमें मैं एडमिशन ले सकती थी, अदरवाइज़ बाकी सब आर्ट्स फ़ील्ड्स थी जिनके साथ मेरा कोई मतलब रिलेशन बन ही नहीं सकता था। तो पहले मैंने घर आई, आके मैंने पूरी रिसर्च की कि साइकोलॉजी होती क्या है, इसमें सब्जेक्ट्स क्या-क्या होंगे, मुझे पढ़ने के लिए कौन-कौन सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। तो जब मुझे सब्जेक्ट्स मैंने चेक किए, तो मुझे अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स नज़र आए। क्योंकि इसमें कहीं न कहीं बायो भी है, कहीं न कहीं बिहेवियरल भी चीज़ें हैं, सोशल चीज़ें भी हैं और डिफरेंट जो है इसके अंदर एस्पेक्ट्स आपको देखने देखने को मिलते हैं। साइंटिफिक सब्जेक्ट है, साइकोलॉजी जो है। तो फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर एडमिशन ले लिया और फिर मैंने अपनी जर्नी एज़ अ साइकोलॉजिस्ट जो है वो 2020 में स्टार्ट की थी। हम आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि जो प्रोफेशनल लाइफ आपकी है वो क्या है, अब आप क्या करती हैं और थोड़ा इस हवाले से हमें बताइएगा प्लीज। मैं अगर आपको बताऊँ मेरी लाइफ जर्नी जो है पहले अगर देखा जाए तो मैं बिल्कुल भी जो है वो सोशली किसी भी प्लेटफ़ॉर्म के साथ कनेक्टेड नहीं थी कभी भी। सिर्फ़ मैं एक फैमिली व्हाट्सएप यूज़ करती थी, उसके अलावा मैंने कभी कोई अदर प्लेटफ़ॉर्म इस्तेमाल ही नहीं किया था। तो मैंने जब साइकोलॉजी में एडमिशन लिया उससे कुछ अरसा पहले कोविड की वजह से मैंने एक ऑर्गनाइज़ेशन जॉइन की थी। उसको लेकर मैं चलते हुए सोशल वर्क की तरफ आई और फिर जब साइकोलॉजी में एडमिशन ले लिया, फिर साइकोलॉजी को पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो एज़ अ सोशल वर्कर भी काम कर रही हूँ, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गनाइज़ेशंस हैं उनके अंदर और जो है वो मैं अब एज़ अ साइकोलॉजिस्ट मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन करती हूँ। अभी मैं कोई जॉब नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैंने बहुत सारी इंटर्नशिप्स की हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर्स में, लेकिन अभी मैं सिर्फ़ ऑनलाइन कंसल्टेशन करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हमें क्लाइंट्स जो हैं वो खुद अप्रोच करते हैं और हमसे कंसल्टेशन करवाते हैं अबाउट देयर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। अच्छा मैम, आप
देखने में आया कि आप बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस के साथ अटैच्ड हैं। तो ये एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा, या आप जो ऑर्गेनाइजेशन की जब जैसे आपने अभी बात की कि मैं आप पहले सिर्फ फैमिली व्हाट्सएप यूज़ करती थी और उसके अलावा आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, किसी के साथ अटैच नहीं थी। तो अभी आप बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच हैं, और वहाँ पे काम करके आपको कैसा लग रहा सर मैंने जो है वो 2018 में पहली ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की थी। वो भी इस तरह ज्वाइन की थी कि मुझे मेरी फ्रेंड ने एक पोस्टर शेयर किया कि ये एक कोर्स करवा रहे हैं, आजकल सभी फ्री होते हैं, तो ये कोर्स को वो कंटेंट राइटिंग का कोर्स था, तो हम भी कर लेते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है कर लेते हैं। मैंने उनसे कांटेक्ट किया, उन्होंने मुझे अपनी राइटिंग विंग में ऐड कर लिया और हमने वहां से अपना कोर्स का स्टार्टअप ले लिया। वो वहां से स्टार्ट लेते उस जगह पर उन्हें मेरी टाइम पंक्चुअलिटी बहुत ज्यादा थी, तो उन्हें वो बहुत अच्छी लगी, तो उन्होंने मुझे उस विंग का को हेड बना लिया। फिर उससे आगे फर्दर फिर डिफरेंट अदर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते 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 आज इस वक्त अगर मैं फिंगर्स पर भी काउंट करूं तो 20 to 25 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके साथ मैं अटैच हूँ एज अ स्पीकर, एज अ कंटेंट, किसी जगह कंटेंट राइटर, कहीं राइटर, कहीं ग्राफिक डिजाइनिंग तौर पर, कहीं ज्यादातर देखा जाए तो एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं डिफरेंट साइकोलॉजिकल और जर्नल पर्सपेक्टिव्स के ऊपर जो है वो अपनी राय का इजहार स्पीकिंग करना पसंद करती हूँ। और मैं ये काम कर रही हूँ। मेरा ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हम डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस भी देखते हैं, जिसमें हमारे पास वेरीफाइड केसेस आते हैं, वो फी के भी होते हैं, वो मेडिसिन के भी होते हैं। और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना खुद का इंस्टीट्यूट रन कर रही हूँ, जिसके अंदर मैं साइकोलॉजी के ऊपर काम कर रही हूँ। डिफरेंट अदर पर्सपेक्टिव्स के ऊपर भी काम कर रहे होते हैं, लेकिन ज्यादा साइकोलॉजी को प्रेफरेंस दी जाती है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं ज्यादा से ज्यादा साइकोलॉजी के ऊपर ही अपने सेशंस होते हैं मेरे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में भी और अपने इंस्टीट्यूट में भी। और उसके साथ साथ देखा जाए तो बाकी अदर जर्नल टॉपिक्स के ऊपर डिफरेंट अदर स्पीकर्स हमारे साथ अटैच्ड है, जो हमारे साथ इसके ऊपर काम कर रहे हैं। मेरा सोशल वर्क लाइफ का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत बेहतरीन रहा, क्योंकि मैंने जितना खुद को इन चीजों के क्लोज किया, ह्यूमैनिटी के नजदीक किया, उतना मैंने जाना कि हमारे पाकिस्तान में और हमारी सोसाइटी में लोगों को किस किस चीज की नीड है। छोटी से छोटी, कभी कभार ऐसा होता है कि छोटा सा केस भी आता है, छोटी सी चीज के लिए भी कभी कभार किसी को किसी की मदद की जरूरत पड़ जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक बहुत बेहतरीन सफर गुजर रहा है और इंशाल्लाह ताला आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। है? अच्छा मैम, पाकिस्तान के अंदर जो है वो साइकोलॉजी की फील्ड को इतना ज़्यादा समझा नहीं जाता है, मतलब इसका इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है। तो आप क्या समझती हैं कि एज अ लेडी और एज अ साइकोलॉजिस्ट पाकिस्तान में रह के काम करना कितना मुश्किल है या कितना आसान है? मैं कहती हूँ पाकिस्तान में एज अ लेडी साइकोलॉजिस्ट के तौर पर काम करना बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि पहले तो लोग हमारी फील्ड को ही समझ नहीं पाते, फिर उसके बाद जब उन्हें हमारी फील्ड के बारे में गाइड किया जाता है तो फिर वो हमारे काम को नहीं समझ पाते। फिर वो कहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, हमारे पास ऐसे क्लाइंट्स भी आते हैं कि आप सेशन दे दें, फी तो हम बाद में भी पे कर सकते हैं, और क्या आप ये बातें करने के हमसे पैसे लेंगे? जबकि वो ये चीज नहीं समझते कि जो 2 साल या 4 साल की जिसने डिग्री कंप्लीट की है, उसने भी बिना फीस पे किए, या कहीं जगह पर कहा जाए तो काफी मुश्किल है, किसी जगह पर कहा जाए तो आसानी भी हो जाती है। हम जितने भी साइकोलॉजिस्ट एज अ स्पीकर वर्क कर रहे हैं या एज अ ट्रेनर वर्क कर रहे हैं, उनके लिए ये हो जाता है कि जो हम अपने नए आने वाले स्टूडेंट्स को बहुत सारी न्यू चीजें सिखाते हैं, समझाते हैं, जो कि हमने खुद अगर अपनी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं, मेरी इंटरेक्शन हुई है ऐसे स्टूडेंट्स के साथ कि उन्हें बहुत सारी साइकोलॉजी की टर्म्स और डिसऑर्डर्स कह सकते हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता। वो हमारे से जो है वो सीखते हैं न्यू न्यू चीजें और समझते हैं। उसके साथ साथ थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमें पे बैक नहीं मिलता। हम जितनी भी मेहनत कर लें, कहीं ना कहीं हमारा कोई ना कोई चीज जो है वो खराब हो ही जाती है। कभी कंसल्टेशन फी का मसला आ जाता है, कभी कोर्स फीसिस का मसला आ जाता है,
तो हमारी इस चीज की अवेयरनेस हम फैला भी रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं कि इसको मजीद इनहेंस करने की कोशिश करें, इस चीज को बढ़ाएं। और फिर जॉब्स, पाकिस्तान में जॉब्स नहीं है साइकोलॉजी के रिलेटेड। आप देखें कि साल बाद साइकोलॉजी की फील्ड में कोई जॉब निकलती है, और उसमें फीमेल्स के लिए 4 सीटें, 2 सीटें, 5 सीट्स, 6 सीट्स होती है। और एप्लीकेशंस देखी जाए तो वो बहुत ज्यादा होती है। तो बड़ा टफ क्राइटेरिया होता है। फिर वो एक्सपीरियंस मांगते हैं। फिर यहाँ पर मसला ये है कि किसी भी जॉब के लिए वो कहते हैं एक्सपीरियंस लाओ। भाई जब जॉब ही नहीं करेंगे तो फिर एक्सपीरियंस कैसे आएगा? और उसके साथ साथ उसके साथ साथ अगर बात की जाए, फिर इंटर्नशिप्स की बात आ जाती है। तो इंटर्नशिप पे भी वो हमें कहते हैं कि आप पे करें हमें। किसी जगह पे 3,000 लेते हैं, किसी जगह पे 5, किसी जगह पे 10, किसी पे 12,000 भी लेते हैं मंथ का। वो कहते हैं कि आप हमें पे करें। जबकि हमने प्रॉपर एज अ साइकोलॉजिस्ट पूरा काम करना होता है, पूरी अपना टाइम देना होता है, वहां पर असेसमेंट करनी, हर चीज करनी, डॉक्टर की तरह बैठ के जो है वो सब कुछ करना होता है। लेकिन हमें क्या, एक एक्सपीरियंस लेटर के लिए हम उन्हें पे कर रहे होते हैं, जबकि वो अगर चाहे तो थोड़ा बहुत मार्जिन हर प्राइवेट सेक्टर में रखा जा सकता है कि वहां पर साइकोलॉजिस्ट हायर किया जाए और उसको एक स्मॉल अमाउंट ही सही लेकिन दी जाए। इससे अवेयरनेस भी बढ़ेगी। इससे जबकि हर जगह पर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के जो पेशेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा है, उनको ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। तो अगर हम ही मौजूद नहीं होंगे यहाँ, अगर हम उन्हें नहीं, क्योंकि इस वक्त साइकोलॉजी में बहुत मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स एनरोलमेंट लेते हैं, पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन आगे चल के भी उन्हें फिर डिग्रीज करनी पड़ती हैं ज्यादा। फिर जॉब्स का स्कोप बहुत कम है, अगर है तो बाहर है। बाहर जाने के लिए भी तो हमें कितना जो है वो हैवी अमाउंट पे करनी पड़ती है, हैवी एक्सपीरियंस होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट्स और बहुत सारी चीजें, मतलब डिफरेंट पर्सपेक्टिव हमें देखने पड़ते हैं। और फिर वीजा मिलना ना मिलना, ये भी एक एस्पेक्ट होता है। तो अपने मुल्क में जो है हमें चाहिए, हमारी हुकूमत को भी और हमारे अवाम को भी, कि इस चीज की अवेयरनेस लाने की कोशिश करें, कि इतना स्कोप रखें कि हर सेक्टर में एक साइकोलॉजिस्ट होना जरूरी है। अगर हर जगह पर एक साइकोलॉजिस्ट या 2 साइकोलॉजिस्ट अपॉइंट किए जाने स्टार्ट कर दिए जाए, तो मैं कहती हूँ कोई भी साइकोलॉजिस्ट बिना जॉब के नहीं रहे। अच्छा मैम, साइकोलॉजी से हट के थोड़ा सा ये बात की जाए, अगर आपकी जो दूसरी प्रोफेशंस हैं जैसे डिजिटल मीडिया मार्केटिंग वगैरह, या ये भी हम देखते हैं कि वो वहाँ पे भी आप बड़ा बढ़ चढ़ के काम कर रही हैं, इसके अलावा सोशल वर्क के हवाले से आप बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। तो मुझे इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपका वो एक्सपीरियंस कैसा रहा, या कैसा आपका एक्सपीरियंस है वो। देखिए, एज अ डिजिटल मार्केटर, जब आप अपना एक कोर्स बिल्डअप करते हैं ना, तो उस कोर्स की इनरोलमेंट भी आपको खुद लानी है। जब आपको इस बात का पता है तो फिर आप खुद ब खुद ही डिजिटल मार्केटर बन जाते हैं। आपने उसको फेसबुक पे भी पोस्ट करना है, आपने उसको इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट करना है, आपने उसको व्हाट्सएप के ग्रुप्स में भी डालना है, आपने लोगों को खुद कन्वेंस करना है, बताना है, उसकी बेनिफिट्स बताने हैं, करना है। तो आप खुद ब खुद डिजिटल मार्केटर बन जाते हैं, अपने कोर्स में एनरोलमेंट्स लाने के लिए, अपने बेनिफिट के लिए भी और दूसरों के बेनिफिट के लिए भी। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह डिजिटल मार्केटर का एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। मैंने जिस भी कोर्स पर मेहनत करने की कोशिश की है, अच्छी से अच्छी एनरोलमेंट्स क्रैप की हैं। मैंने अपने इंस्टीट्यूट में भी और डिफरेंट अदर इंस्टीट्यूट्स के अंदर भी, अगर कहीं मुझे एज अ डिजिटल मार्केटर काम करना पड़े तो मैं बहुत अच्छा काम करती रही हूँ। डिफरेंट ऑनलाइन वर्किंग कंपनीज के अंदर भी मैंने काम किया है, जहां पर मैंने एक अच्छा मार्जिन हर मंथ जनरेट किया है अपने लिए। उसके साथ साथ सोशल वर्क की बात किया तो सोशल वर्क तो अब जिंदगी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया, जिसको करना हर हाल में जरूरी है। पहले सिर्फ मैं ऑनलाइन ही हर चीज देख रही थी, लेकिन अब मैंने कुछ 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस ज्वाइन किए जो मेरे अपनी सिटी में है। तो मैंने उनके साथ अब मैं फिजिकली वर्क भी करती हूँ। फिर मेरा अपना इंस्टीट्यूट भी जाहिर सी बात है मेरी अपनी सिटी का ही है। तो फिर हम कोलैबोरेशंस करते हैं, हम डिफरेंट अदर वर्क्स करते हैं। फिर हम लोग उसको फिजिकली भी कर रहे हैं। हमने 14 अगस्त में जो है वो ऑर्फनेज होम गए थे हम। उसके अलावा हम यहाँ थैलेसीमिया सेंटर है, वो वहाँ हम जाते हैं, उसका विजिट करते हैं, वहाँ बच्चों से मिलते हैं। और इस तरह डिफरेंट अदर वर्क्स हम लोग जो है वो इस वक्त कर रहे हैं। हम ब्लड कैंप भी लगाते हैं, उसका काम भी करते हैं।
उसके साथ साथ हम अवेयरनेस फैलाने की भी कोशिश करते हैं, साइकोलॉजी के ऊपर भी, और दूसरी अदर फील्ड्स के ऊपर भी। उसके साथ साथ एज अ राइटर भी मैं बहुत अरसे से काम कर रही हूँ, और बहुत सारी मैगजीन्स में, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में मैंने अपनी राइटिंग्स जो हैं वो दी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं यहाँ पे आना चाहता था कि आप मैं अक्सर देखता रहता हूँ कि आप किताबों से बड़ा लगाव रखती हैं, या जो अदब, उर्दू अदब है खासकर, उससे बड़ा लगाव रखती हैं। तो हमारे जो नाजरीन है उनको बताएं कि किताब पढ़ने की क्या अहमियत है हमारी जिंदगी के अंदर, और किताब हमें किस तरह हमारी जिंदगी को संवारती है। देखिए, मुझे नॉवेल्स से बहुत लगाव है। मैंने अपनी जिंदगी का पहला नॉवल मैट्रिक के खत्म हो जाने के बाद, मैट्रिक कंप्लीट करने के बाद मैंने पढ़ा था। तब मैंने इश्क का आइन एक नॉवल पढ़ा था। वो नॉवल दुनियावी और अल्लाह ताला से इश्क से जो है वो रिलेट करता नॉवल था। मैंने उस नॉवल को पढ़ा, उसके बाद से मेरी लाइफ कंप्लीटली तौर पर जो है वो चेंज होनी स्टार्ट हो गई। मैं डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट नॉवेल्स पढ़ चुकी हूँ। अब तो शायद मुझे याद भी नहीं है कि मैं कितने नॉवेल्स मैंने पढ़ लिए हैं अपनी लाइफ। मैंने मोबाइल पर भी नॉवेल्स पढ़े हैं, मैंने उन्हें बुक्स के अंदर भी पढ़ा है, और मेरी लाइफ के सबसे जो बेहतरीन मैंने नॉवेल्स पढ़े हैं, वो आपकी ऑडियंस भी इस चीज से एग्री करेगी, दैट के पीरे कामिल और मुसहफ, और उसके साथ साथ जो है वो इश्क आतिश, ये भी नॉवल मैंने पढ़ा था। ये नॉवेल्स मुझे बेहतरीन लगते हैं, क्योंकि इनके अंदर आपके दुनियावी तमाम तर इल्म के साथ साथ आपको जो है वो दीनी इल्म भी मिलता है। दीनी इल्म भी जो है वो उसको बताया गया है, समझाया गया है कि हम अपनी दुनिया में आए हैं तो किस मकसद के लिए आए हैं। तो ये किताब जो है ना, वो इंसान को बड़ा, हम अब एज अ साइकोलॉजिस्ट भी जब हम किसी जो है वो पर्सन का ट्रीटमेंट करते हैं, किसी ओवर थिंकिंग का ट्रीटमेंट करते हैं या स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर काम करवाते हैं, तो हम उन्हें कहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में किताब का मुताला ऐड करें। आप रात को सोने से पहले 2 से 4 पेज जो है वो आपने किताब के जरूर पढ़ने। वो आप अपनी मतलब की, अपने इंटरेस्ट की कोई भी किताब पढ़ सकते। वो लाजमी नहीं है कि नॉवल पढ़ने है, लाजमी नहीं है कि जर्नल बुक्स पढ़नी है, लाजमी नहीं, आपका जो आपको अच्छी लगती हो किताब, आप वो पढ़ना स्टार्ट करें। उससे आपकी जिंदगी कहीं ना कहीं बदलना स्टार्ट जरूर हो जाएगी। तो किताब, देखिए, किताबें ही पढ़ते आए हैं हम, तालीम हासिल करते हैं हम, किताबें ही पढ़ते हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा किताब जिंदगी के अंदर होना भी बहुत जरूरी बिल्कुल, आपने ठीक है। बात जी। की। मैं जब ग्रेजुएशन में था तो हमारे एक टीचर थे, वो ये कहा करते थे कि जिस तालिब इल्म के बैग के अंदर एक किताब और एक डायरी और एक पेन, ये तीन चीजें मौजूद नहीं है, वो तालिब जी। इल्म कहलाने के लायक नहीं है। तो जब बिल्कुल। मुझे भी क्लाइंट्स जब राब्ता करते हैं, तो मैं उन्हें एक चीज हमेशा कहता हूँ कि अपने पास एक किताब और एक डायरी लाजमी रखा करो। अपनी रोजाना की रुदात लिखा करो। और लिखने से क्या होता है कि हमारे अंदर से वो एक थेरेपी भी है ना, कि हमारे अंदर से जो हम किसी को नहीं बता सकते, दूसरे लोगों को नहीं बता सकते, वो हम अपनी डायरी को बताते हैं, तो उससे बहुत ज्यादा हमारे अंदर से जो स्ट्रेस है वो निकलता है। और इसी तरह किताब पढ़ने से हम ना सिर्फ अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं, बल्कि हम किताब पढ़ने से हजारों जिंदगियां जी रहे होते हैं। मिसाल, किताब बिल्कुल के है। अंदर बहुत ज्यादा करेक्टर्स होते हैं, जैसे आपने नॉवेल्स की बात की, तो नॉवल के अंदर बहुत सारे किरदार होंगे, तो हम उन किरदारों की जिंदगियां भी जी रहे होते हैं। और बिल्कुल ऐसा ही है। अपनी रूटीन की जो जिंदगी होती है ना, जो स्ट्रेस वाली लाइफ है, या जो बहुत ज्यादा आपकी जिंदगी में डिफरेंट चीजें चल रही हैं, बहुत ऑक्युपाइड रहते हैं आप अपनी चीजों को लेकर, अपने टाइम को मैनेज, तो आप जब किताब पढ़ते हैं ना, तो आप एक अलग सी दुनिया में चले जाते हैं। तो आप जरा खुशी का बायस वो जिंदगी आपके लिए बनती है। वो आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स दिखा रही होती है, समझा रही होती है। तो वो आप उसको, उसके अंदर से आपको आइडियाज भी मिलते हैं, सॉल्यूशंस भी मिलते हैं अपनी जिंदगी को मैनेज करने के लिए। तो वो बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है बुक जो है वो आपकी लाइफ में। अच्छा मैम, यहाँ पे मैं एक सवाल आपसे करता चलूँ कि आजकल हमारा डिजिटल मीडिया का दौर है।
और कल भी मैं ये एक सेशन के अंदर था और उनसे भी मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कि डिजिटल मीडिया का दौर है और हमारी स्क्रोलिंग बहुत ज्यादा हो रही है मोबाइल के ऊपर या हम लैपटॉप के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम, खासकर सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम गुजार रहे हैं। तो आपको नहीं लगता है कि जो सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा एक्सेसिव इस्तेमाल है ये हमारे स्ट्रेस को और जो पैनिक अटैक्स जो होते हैं हमारे, उनको बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है? देखिए, अगर एक एस्पेक्ट से देखा जाए तो आपकी बात बिल्कुल सही है। डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल, सोशल मीडिया का इस्तेमाल, यूट्यूब का इस्तेमाल हमारी जिंदगी में, क्योंकि जब हम वहां पर सक्सेस देख रहे होते हैं ना, हर किसी को सक्सेसफुल बनता देख रहे होते हैं, या किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा है और वो बहुत ज्यादा अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर रहा है, तो वो चीजें देख के हमारी जनरेशन ये चीज नहीं सोचती है कि उसके पीछे उसकी बैक स्ट्रगल क्या है। उसने भी अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं स्ट्रगल किया होगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुश्किलात सही होंगी, उसके बाद ही वो आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। ये चीज बहुत होती है, लेकिन हमारी यूथ इस चीज को नहीं समझ पा रही होती, स्पेशली द टीनेजर्स, जो कि कह लें 14 साल से लेकर जो 18 से 20 साल के लड़के या लड़कियां हैं, वो स्पेशली इस चीज को नहीं समझ पा रहे होते। उनके लिए ये चीज ऐसी होती है कि शायद ये शुरू से ही इनके पास इतना सब कुछ है और ये इतना स्पेंड कर रहे हैं, जो मतलब आपने देखा होगा। मैं नहीं कहती फैमिली व्लॉगिंग कोई बहुत बुरी चीज है, किसी किसी जगह पर फैमिली व्लॉगिंग में आपको बहुत अच्छी चीजें भी देखने को मिल रही होती हैं, किसी जगह पर आपको जो है वो इधर उधर की चीजें भी देखने को मिल रही होती है। लेकिन आप देखें कि हर पर्सन का, आप भी एक यूट्यूबर हैं, आप पॉडकास्ट करते हैं, मैं खुद एक यूट्यूबर हूँ, मैं जो है वो डिफरेंट साइकोलॉजिकल टॉपिक्स के ऊपर काम करती हूँ। तो आप देखें, एक वीडियो को बनाने का, उसको एडिट करने का, उसको रिकॉर्डिंग करने का, उसकी सेटलमेंट करने का, उसका कंटेंट ढूंढने का, हर चीज के ऊपर एक बेहतरीन टाइम लगता है। और हर चीज आपको वो प्लेट में रख के नहीं मिल जाती, ठीक है। तो इस चीज के ऊपर बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये चीजें बड़ी जरूरी होती है। तो अगर आप इस चीज के ऊपर आप फोकस को जो है वो आपने देखना होता है, उसके बाद ही आप, जब तक किसी की स्ट्रगल नहीं देखते तब तक आप ये नहीं कह सकते कि वो बहुत सक्सेसफुल है तो इतनी जल्दी कैसे बन गए। तो ये बहुत सारी चीजें होती है, इसका पॉजिटिव इफेक्ट भी पड़ता है। आप देखिए, हम लोग अवेयरनेस फैलाते हैं साइकोलॉजिकल टॉपिक्स के ऊपर और जनरल टॉपिक्स के ऊपर, हम भी डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम भी डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल करें तो हम उसको पॉजिटिव वे में यूज कर रहे हैं। कुछ लोग पॉजिटिव वे में उसको बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कुछ नेगेटिव वे में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो दोनों पर्सपेक्टिव्स देखे जाते हैं इस चीज को देखने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये यूथ के ऊपर बेहतरीन इम्पैक्ट भी डालता है, कहीं ना कहीं बहुत बैड इम्पैक्ट भी होता है इसका। तो ये एक इस्तेमाल करने वाले पर्सन के माइंड के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है, या डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल जो है, तो हम एक पर्सपेक्टिव पर रहकर सिर्फ सोशल मीडिया को नहीं देख सकते, हमें हर तरह के पर्सपेक्टिव को जो है वो देखना बहुत जरूरी होता है। अच्छा मैम, मैं ये अक्सर ये सवाल किया करता हूँ अपने जो होस्ट है उनसे, सॉरी गेस्ट है उनसे, कि जिंदगी आपकी नज़र में जिंदगी क्या है? मतलब अगर आप उसको एक्सप्लेन करना चाहें कि लाइफ, व्हाट इज लाइफ? देखिए, जिंदगी का कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। जब आप अपनी लाइफ को चलाना स्टार्ट करते हैं ना, खुद से खुद ऑन करते हैं ना, जब तक आपके पेरेंट्स ऑन कर रहे हैं, आपके बड़े हैं वो ऑन कर रहे हैं, तब तक आपको अपनी लाइफ के बारे में इतना आप बिल्कुल फ्री होते हैं। जब आप अपने आप को खुद देखना शुरू करते हैं, खुद समझना शुरू करते हैं, खुद आपको पता है कि अब आपने अपने तमाम तर जितनी भी आपकी डिजायर्स हैं या आपकी ख्वाहिशात हैं या आपकी जो भी आपने नीड्स हैं, उनको खुद फुलफिल करना है, तब आपकी असल जिंदगी जो है वो शुरू होती है। तब आपको पता चलता है कि आपने इस चीज को किस तरह से हैंडल करना है। कुछ लोग इस चीज को बड़े पॉजिटिवली हैंडल कर लेते हैं और मेहनत करते हैं, वो अपने लिए मौके खुद ढूंढते हैं कि उन्हें कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जो है वो अचीव हो जाए। कुछ लोग जो है वो उसको स्ट्रेस्ड आउट, स्ट्रेसफुल भी ले लेते हैं, कुछ लोग छोड़ देते हैं। कुछ तो जिंदगी आपको खुद समझनी पड़ती है, ये आसान नहीं है, ये बेड ऑफ रोजेस नहीं है किसी तरह से भी।
आपको बहुत सारे पर्सपेक्टिव जिंदगी में देखने पड़ते हैं, समझने पड़ते हैं। कभी कोई हादसा हो सकता है, कभी कोई जिंदगी में कोई भी चीज आपको क्योंकि प्लान्ड नहीं है। हमें तो ये नहीं पता कि हमारा जो है वो एक आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद हमारे सांस चलने भी है कि नहीं चलने। तो ये प्लान नहीं है, ये किसी तरह से भी आपने इसको बस जीते जाना है। और वो खुद ब खुद, जैसे अल्लाह ताला ने हमारी तकदीर में जो जो लिखा है वो हमें मिलता जाता है, और हम उस चीज को अपनी जिंदगी में कहीं मेहनत करनी पड़ती है, कहीं बिना मेहनत के थोड़ी एफर्ट लगाकर मिल जाती है। तो ये विदाउट प्लान होता है सारा कुछ। तो कुछ लोग कहते हैं ना कि हम अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर लेंगे, हम ये चीज कर लेंगे, वो चीज कर लेंगे, तो हमारे हम अपनी जिंदगी को बेहतर गुजार सकते हैं। तो ये प्लानिंग नहीं की जा सकती। आपको प्रेजेंट में जीना चाहिए, ना पास्ट में ना फ्यूचर में। अच्छा ये मैम, चीज बहुत जरूरी है। पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं। पाकिस्तान के इकोनॉमिकल हालात भी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन की इंस्टेबिलिटी भी है, पाकिस्तान के अंदर वो बहुत सारे मसाइल हैं। तो एज अ साइकोलॉजिस्ट आप क्या समझती हैं कि हमारी जो यूथ है, खासकर जो 2024 या 2023 के जो साल गुजरे हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा यूथ पाकिस्तान को छोड़ के जा चुकी है। तो आप क्या समझती हैं कि हमें, हमारी जो यूथ है, हमें यहाँ पे रह के काम करना चाहिए, या हमें बाहर जाके काम, बेहतर इंसान बन के फिर पाकिस्तान में आना चाहिए, या बाहर ही सेटल हो जाना चाहिए? वो आप किस तरह समझती हैं इस चीज को? बिकॉज पाकिस्तान के अंदर देखिए, अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा कम है। तभी देखिए, तभी हमारी अगर बात की जाए तो 2023 और 24, इन दोनों सालों में हमारी 55-65 पॉपुलेशन, जो हमारी यूथ है स्पेशली, वो उसने कहीं ना कहीं मौका ढूंढा है, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी अवेल की है, स्कॉलरशिप्स के जरिए या खुद से इंडिपेंडेंटली उन्होंने कोशिश किया कि वो इस मुल्क से बाहर चले जाए, क्योंकि हमारे मुल्क के माशी हालात बहुत खराब है। हमारे मुल्क में जॉब्स अपॉर्चुनिटीज नहीं है, अगर हैं भी तो उसमें सबसे बड़ी चीज या तो सिफारिश चलती है, या फिर उस पे कोई ना कोई और अदर पर्सपेक्टिव होता है वो चलता है, और उन्हें जॉब्स मिल जाती हैं जो मेरिट, मैंने देखा है मेरिट बेस्ड लोगों को भी जॉब्स नहीं मिल रही होती। तो मेरे ख्याल में मुल्क से बाहर जाएं, वहां पर एक अच्छा अपनी स्टडी भी करें, अपने लिए अर्न भी करें, और फिर पाकिस्तान में आकर कोई ना कोई ऐसी एक अपॉर्चुनिटी या ऐसी एक चीज क्रिएट करें जो यहाँ की यूथ को भी फायदा है। बेशक आप बाहर रहे, लेकिन अपने मुल्क को स्टेबल करने के लिए उसकी सपोर्ट सिस्टम जरूर बने। ये ना करें कि आप बाहर चले गए हैं तो आप सिर्फ बाहर के ही होके रह जाए। नहीं, अपने अपने अगर आप और किसी के लिए सपोर्टिव सिस्टम नहीं बन सकते, तो अपनी फैमिली के लिए सपोर्टिव सिस्टम बने, अपने सिबलिंग्स के लिए सपोर्टिव सिस्टम बने। फिर उन्हें आगे से उन्हें ये चीज समझाएं कि आपने आगे, देखिए, 3 लोग अगर 3 लोगों की मदद करते हैं, हिस्ट्री अगर आपने कभी देखी हो, सुनी हो, पढ़ी हो, समझी हो, तो अगर हम 2-2 3-3 लोग करके दूसरों की मदद करना स्टार्ट करेंगे तो हम पूरी पॉपुलेशन ना सही, 50-60% तो हम लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हो ही जाएंगे ना। जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें, कोई बिजनेस क्रिएट कर लें पाकिस्तान में, अपनी इन्वेस्टमेंट डाल, तो जिससे कुछ 4 से 5 लोगों को, 10 लोगों को जॉब मिल जाए, और वो अपने घर वाले, जो लोग इस इतनी माशी और इतने वसाइल नहीं रखते मुल्क से बाहर जाने के लिए, उन्हें यही पाकिस्तान में अच्छी जॉब्स मिल जाए, वो पाकिस्तान में रहकर अपनी फैमिली के पास रहकर ही अच्छा अर्न कर सके। तो ये चीज करनी चाहिए। लेकिन बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिल रही है तो आपको अवेल कर लेनी चाहिए, और उसको पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा मैम, जाते जाते आप हमारी यूथ को एज अ साइकोलॉजिस्ट क्या सजेशन देना चाहेंगी कि वो अपनी जिंदगी को बेहतर बना सके? जी, मैं ये सजेशन देना चाहूंगी कि अपनी स्टडी के ऊपर फोकस करें, अपनी स्टडी लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश करें, जिंदगी को जो है वो पॉजिटिव वे में लेके चले, स्ट्रेस लेके, डिप्रेशन के शिकार बन के, या कोई भी ऐसी चीज करके आप जिंदगी नहीं चला सकते। ओवर थिंकिंग जो है वो आप कम से कम करें, जिंदगी को बेहतर अंदाज में लाने की कोशिश करें। आज का सोचे, फ्यूचर के बारे में भी बहुत ज्यादा मत सोचे, और जो है पास्ट के बारे में तो बिल्कुल ही नहीं सोचना ना, क्योंकि जो चीज गुजर गई
वो वक्त गुजर जाए तो वापस नहीं आता। तो जिंदगी में बिल्कुल भी वापस नहीं आ सकता पास्ट, और ना ही पास्ट में आप जी सकते हैं। आप ना अपने फ्यूचर को अपने आगे ला सकते हैं। बेहतर बनाने के लिए कोशिश जरूर कर सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट में जिए। आज के दिन की तमाम तर खुशियां, तमाम तर अचीवमेंट्स, तमाम तर जो भी चीजें आपकी जिंदगी में चल रहा है, उसे आप ग्रैब करें। वो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाएंगे। बस मेरा यही सजेशन है कि कोशिश करें जितना हो सके प्रेजेंट में ही रहे, और प्रेजेंट ही आपको जिंदगी का बेहतरीन अमल देती है, जी सबक भी मैम। देती है। से सबक लें और फ्यूचर को जीने के लिए हिम्मत पैदा करें, करेज पैदा करें। जी बस बहुत यही कह शुक्रिया सकते आपका। हैं हम। जी बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतने अहम सेशन के लिए वक्त निकाला, और बहुत इंफॉर्मेटिव और फ्रूटफुल जो हमारी डिस्कशन थी वो हुई। और अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, और अल्लाह ताला आपको इसी तरह कामयाबियों की मनाजिल जो है वो तय करने की तौफीक अता फरमाए। आप सब लोगों का भी जी अब। बहुत शुक्रिया कि जो हमारे चैनल पे आते हैं, हमारे साथ इंटरेक्ट करते हैं, और जो है हम सबको इन इन डिस्कशंस से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपने कमेंट सेक्शंस में जो है ना अपनी आरा का लाजमी वो ख्याल रखिएगा, अपनी आरा लाजमी दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जितना हो सके जो है ना अपने अंदर पॉजिटिविटी लेके आए। क्योंकि हम जब तक अपने अंदर पॉजिटिविटी नहीं लेके आएंगे, तब तक हम अपने सराउंडिंग्स को पॉजिटिव नहीं कर सकते। तो अपने अपने आप से शुरू करें, अपने आप को बदलें, फिर हम माशरे को तब्दील करने वाले बनेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज। जजाकल्ला सर, अल्लाह हाफ़िज़।